सर स्क्रीन ब्लर है। सॉरी बेटा, सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। स्क्रीन ब्लर हो रही है, सबको हो रही है बेटा, करणवीर हो रही है बेटा? सर हल्की हल्की है। अच्छा, हो सकता है थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू। चलो देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहला पहला हेड लिखो, पहला लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पहला लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बेटा ये आपको ऑलरेडी पता है, ये फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पता है ना सबको? बेटा E इज इक्वल्स टू कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें इसको प्रूफ करना है गॉस लॉ के मदद से, इसको गॉस लॉ के मदद से प्रूफ करना है बेटा। और देखो बच्चों, अगर एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रूफ ऑफ गॉस लॉ या प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस लॉ, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रूफ कूलम्स लॉ बाय गॉस लॉ, तो भी आप सेम काम करेंगे, सेम डेरिवेशन करेंगे। बेटा एक और तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा है कि प्रूफ दैट गॉस लॉ, गॉस लॉ फॉलो फॉलो इनवर्स स्क्वायर रूल, बेटा प्रूफ दैट गॉस लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो भी आप सेम डेरिवेशन करेंगे। बेटे ये तीनों क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए, चाहे पूछे कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय गॉस लॉ, चाहे बेटा आपसे पूछे प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस लॉ, चाहे आपसे पूछा जाए बेटा प्रूव दैट गॉस लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इन ऑल केसेस बेटा यू विल डू द सेम डेरिवेशन। सारे केसेस में आपको सेम डेरिवेशन करना पड़ेगा, नोट करते रहोगे, सारे केसेस में आपको सेम डेरिवेशन करना है। ठीक है बेटा, चलो तो ये डेरिवेशन इधर नहीं, मैं आगे कर रहा हूं, ये समझ में आया ना? यहाँ पे बेटा लिख लिया इसको, क्वेश्चन 3 आंसर 1, क्वेश्चन 3 आंसर 1। सर फॉलो इन के बाद क्या लिखा है? क्या बेटा? फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओके सर। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेटा इन तीनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले आपको एक पॉइंट चार्ज लेना है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करनी है बेटा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। अब देखो ध्यान से बेटा, मान लो हमसे क्वेश्चन बोला गया इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ध्यान से देखना बच्चों, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है। तो बेटा आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, किससे बताना है? गॉस लॉ से। तो बेटा गॉस लॉ का एक डिसएडवांटेज मैंने बताया था, क्या डिसएडवांटेज था? इट कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर ए क्लोज सरफेस, नोट करते रहो अभिनव, बस बाद में समझा दूंगा। इट कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर ए क्लोज सरफेस, तो बेटा यहाँ क्लोज सरफेस तो है नहीं, तो हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेटा यानी हमें अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा? क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मैंने अपने तरफ से जो क्लोज सरफेस बनाया वो स्फेरिकल बनाया। बेटा ये मैंने अपनी तरफ से बनाया, ये क्लोज सरफेस मेरे को गिवन नहीं था, तो मैंने अपनी तरफ से जो क्लोज सरफेस बनाया कैसा बनाया? स्फेरिकल। अब कुछ लोग का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर स्फेरिकली कैसे क्यों बनाया, मुझे कैसे पता चलेगा कि स्फेरिकल बनाना है? तो बेटा आपको अभी पता चल जाएगा कि मैंने स्फेरिकल क्यों लिया, अभी आपको एक लॉजिक डेवलप हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रूव करोगे कि स्फेरिकल ही क्यों लेते हैं। तो बेटा जैसे मैंने स्फेरिकल इस तरह से अपने तरफ से एक सरफेस बना दिया, तो बेटा जो इमेजिनरी सरफेस हम अपने तरफ से ड्रॉ करते हैं टू अप्लाई द गॉस लॉ, उस सरफेस को हम बोलते हैं बेटा गॉसियन सरफेस। उस सरफेस को क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो बेटा गॉसियन सरफेस, इसका नाम हम देंगे गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। बेटा जो सरफेस हम अपने तरफ से बनाते हैं टू अप्लाई द गॉस लॉ, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गॉसियन सरफेस। तो अब ये स्फेरिकल है तो हम इसको कहेंगे गॉसियन स्फेरिकल सरफेस।
गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। अब देखो बेटा, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि गॉस लॉ का फॉर्मूला अब ऐसे लिखेंगे, बाई अप्लाइंग गॉस लॉ। बेटा हर बार डिराइवेशन ऐसे ही शुरू करेंगे, बाई अप्लाइंग गॉस लॉ। बेटा गॉस लॉ अप्लाई करने के बाद कैसे, तो गॉस लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट क्लास में गॉस लॉ के बारे में ये बताया था बेटा, फाई ई डॉट डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से बेटा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो फाई ई डॉट डी एस, बेटा डॉट प्रोडक्ट है, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है बेटा ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो बेटा ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस और कॉस थीटा। तो बेटा अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये समझने वाली बात है कि कॉस थीटा किसके बीच में एंगल होता है। बेटा डीएस या डीए मैंने शायद लिखवाया था, डीए मतलब एरिया वेक्टर होता है। तो अगर आप डीए लिखना चाहते हैं और आपको डीए से मीनिंग ज्यादा क्लियर है तो आप डीए ही लिखिए। डीए मतलब बात एक ही है, डीएस या डीए बात एक ही है। डीए मतलब हाँ आगे बता देंगे बेटा, ई डीए लिख लीजिए क्योंकि डीए मतलब एरिया वेक्टर। बेटा ये ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। किसके बीच का एंगल है, ई और एरिया वेक्टर का। अब ध्यान से बच्चों ये स्टेप समझिएगा आप लोग। बेटा अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर रेडियली होगा, रेडियली आउटवर्ड हर तरफ होगा। बच्चों समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो जाएगा इससे। बेटा हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो जाएगा, जाएगा ना। तो बेटा इसका एक स्फीयर का एरिया वेक्टर भी अंदर वाला पॉजिटिव होता है, बाहर वाला, बाहर वाला। तो बेटा इसका पॉजिटिव वाला एरिया वेक्टर कौन सा होगा, बाहर वाला। और ऐसे ही होगा बेटा, स्फीयर अगर है तो स्फीयर का देखो हर डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर बदलता जाएगा। जैसे बच्चों अगर स्फीयर है तो यहां पे इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यहां पे इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यहां पे इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यहां पे बेटा इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है कि नहीं है। तो बेटा इसका एरिया वेक्टर हर डायरेक्शन में बदलता जा रहा है ना। स्फीयर में 3D में सोचोगे तो हर तरफ बदल सकता है इसका एरिया वेक्टर। तो बेटा देखो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर तरफ निकल रही है 3D में। तो बेटा जानबूझ के हमने ऐसा सरफेस क्यों लिया, क्योंकि ई और डीए के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो बेटा जो डायरेक्शन ई का है वही डायरेक्शन किसका है, ए का। तो बच्चों को देखो ये मैं मिटा रहा हूं, ये बस समझाने के लिए मैंने बनाया था कि इसका एरिया वेक्टर हर मोमेंट पे अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और बेटा ई भी हर मोमेंट पे अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो बेटा यहाँ ई और डीए के बीच में एंगल कितना बनेगा, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। बेटा इधर वाला सॉल्व हुआ अभी। अब बच गया क्यू इन, मतलब इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है बेटा, कैपिटल क्यू। तो यहां क्या लिख दूंगा, कैपिटल क्यू। और नीचे क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहां तक मैटर सॉर्टेड, सॉर्टेड ना। अब देखो बेटा इसके बाद सॉल्व करेंगे, यहां मैं सॉल्व करूं, इसके बाद यहां सॉल्व करते हैं। नोट करोगे तो कर लो यहां, फिर अब आगे बताता हूं इसमें स्टेप। सर सबसे नीचे वाली लाइन में क्या था, क्या हुआ आरुष, वो जो सबसे नीचे है स्पेयर के, वहां पे क्या लिखा था। बेटा मैं सुन नहीं पाया। सर जो स्पेयर के सबसे नीचे में लिखा है वो, बेटा स्फीयर के ऊपर क्या लिखा है, नहीं सबसे नीचे में, हाँ नीचे में। स्फीयर क्यों लिया है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, सरफेस लिखा है। बेटा सुना भी करो आरुष सर, बेटा ध्यान से थोड़ा, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। और तुरंत पूछा करो आगे जाने के बाद नहीं, उससे क्या होता है कि पता नहीं चल पाता मुझे कंटेक्स्ट क्या है। बच्चों यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आया अभी तक मुझे बता दो, क्लियर है बेटा, हर स्टेप क्लियर। बेटा स्फीयर क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके साथ एंगल कितना बन रहा था, 0, इसलिए स्फीयर लिया। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा,
ई को इंटीग्रेशन के बाहर ले लूंगा, तो बेटा cos 0 कितना होता है बताना, 1। तो बेटा ई को इंटीग्रेशन के बाहर ले लूंगा और ये लिख दूंगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां सवाल है क्या क्यों बाहर ले लिया, ई को इंटीग्रेशन के क्यों बाहर ले लिया, तो बेटा मैं बोलूंगा क्योंकि ई कांस्टेंट है, क्योंकि ई क्या है, कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि कैसे पता कांस्टेंट है, हर चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, फिजिक्स में कोई भी चीज बिना मतलब की नहीं होती। जैसे यहां मैंने ई बाहर लिया तो मैं यहां लॉजिक लिखूंगा बिकॉज ई इज कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट। लोग पूछेंगे कैसे, तो बेटा मैं बोलूंगा, अब ये मत बोलना कि मुझे फॉर्मूला पता है के क्यू बाई आर, तो हर जगह पे आर सेम है तो ई सेम होगा, ये तो आपको पता ही है। लेकिन बेटा जिस चीज का प्रूफ कर रहे हो उसी को यूज कर ले रहे हो, ऐसे तो गलत बात हो जाएगी। बेटा आप जिस चीज को प्रूव कर रहे हो उसको यूज कैसे कर सकते हो, तो बेटा हम यहाँ लॉजिक देंगे बाई सिमेट्री। मैं ये बोल सकता हूं बाई सिमेट्री कि जो ई का वैल्यू यहां होगा वही ई का वैल्यू यहां होगा, वही ई का वैल्यू यहां होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा फिगर सिमेट्रिक है, ये पूरा का पूरा फिगर क्या है, सिमेट्रिक है। मतलब सिमेट्रिक का मतलब हर तरफ से देखने पे सेम दिखाई पड़ रहा है। तो बेटा मैं ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसे, बाई सिमेट्री। बेटा ये आपको लिखना पड़ेगा, कैसे पता आपको ई कांस्टेंट है, बाई सिमेट्री। बाई सिमेट्री आपको पता चला कि ई की वैल्यू कांस्टेंट है, ई इज कांस्टेंट बाई सिमेट्री। ठीक है बच्चों, ई इज कांस्टेंट बाई सिमेट्री। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ। अब सुनो बेटा, इस छोटे छोटे डीए को जोड़ोगे, जैसे स्फीयर है ना, ये स्फीयर है, उसका रेडियस क्या है बेटा आर, इस स्फीयर का रेडियस क्या है आर। तो बेटा इंटीग्रेशन क्या करता है, जोड़ता है। तो हर छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे तो टोटल एरिया बन जाएगा ना स्फीयर का, हर छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे बेटा तो टोटल एरिया स्फीयर का बन जाएगा। तो स्फीयर का ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्फीयर के टोटल एरिया के इक्वल। स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहां से वैल्यू कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब 4 पाई आर स्क्वायर नीचे लेके चले जाओ, आंसर आ गया। 4 पाई आर स्क्वायर नीचे लेके चले जाओ बेटा, आंसर आ गया। 4 पाई आर स्क्वायर नीचे लेके चले जाओ तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई, जानबूझ के अलग करके लिख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिखते हो, के, तो बेटा कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो प्रूव कर दिया ना, हेंस प्रूव, जो भी क्वेश्चन में पूछा था हेंस प्रूव। चाहे बोला था प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस लॉ, चाहे बोला था कि प्रूव दैट गॉस लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो देखो ई निकला, इनवर्स स्क्वायर निकला। इनवर्स स्क्वायर मतलब कि आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डन, दिख से बेटा आ रहा है समझ। यस सर। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डन बच्चों, नोट कर लो, हो गया, हो गया। नेक्स्ट बेटा, डेरिवेशन नंबर 2, एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन गॉस लॉ का। बेटा गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन बेटा लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। बेटा इनफाइनाइट की जगह क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सकता है लॉन्ग वायर, तो भी समझ जाना ये इनफाइनाइट ही है। क्वेश्चन में अगर लिखा है लॉन्ग वायर तो भी मतलब वही है, इनफाइनाइट वायर। लॉन्ग वायर भी मतलब बेटा इनफाइनाइट वायर। अब इधर ध्यान से देखो बेटा, हो गया। अब देखो बेटा, एक हम लोग वायर लेंगे,
और इसके ऊपर प्लस चार्ज इस तरह से बिखरा हुआ है, इसके ऊपर प्लस चार्ज बिखरा हुआ है बेटा, और ये वायर प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी तक है। ये वायर बेटा इनफाइनाइट है ना, तो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी ऐसा मान लो। अब बेटा मुझे इसका, अच्छा इसमें एक तीन तरह की डेंसिटी होती है, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बेटा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दिया है, गिवन है बेटा, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा ये बताता क्या है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, बेटा ये क्या बताता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस रॉड के यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है उसको कौन बताता है, लैम्डा। कि इस वायर के यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो लैम्डा है। तो बेटा अगर यूनिट लेंथ पे आपको चार्ज पता है तो कितने भी लेंथ पे चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे एक आम का दाम आपको पता है तो आप कितने भी आम का दाम निकाल सकते हैं, कैसे, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे बेटा यूनिट लेंथ का अगर आपको चार्ज पता है तो कितने भी लेंथ का आप चार्ज निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा लिया जाए, बेटा अभी भी ये ओपन है तो यहां हम गॉसियन सरफेस लेंगे बेटा सिलिंड्रिकल। तो हमने अपनी तरफ से एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। अच्छा हम यहाँ कर क्या रहे हैं बेटा, इससे r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया बेटा, r रेडियस का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, r रेडियस का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है बेटा, उसका रेडियस r है, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। अब फिर क्यों लिया बेटा, ये अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ही क्यों लिया, ठीक है ना, आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि अभी ऐसा ही क्यों लिया। और बेटा यही दो चार एग्जांपल आपके सिलेबस में है और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको परेशान नहीं होना कि एग्जाम में मुझे कैसे पता चलेगा, एग्जाम में आपको यही सब क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, बस आपको उस समय सही सही एग्जीक्यूट करना होगा अपने प्लान को, ठीक है बेटा। इसलिए और इसका लेंथ जो मैंने मान लिया बेटा, इसका लेंथ भी मैंने एज्यूम कर लिया, इसका लेंथ क्या है, एल। इस सिलिंड्रिकल सरफेस का लेंथ क्या है बेटा, एल, थोड़ा सा कट गया होगा बेटा, लेंथ लिखा है उधर, लेंथ को एल लिखा है। इसका लेंथ क्या है बेटा, एल, इसका लेंथ क्या है, एल। समझ में आ रहा है, यहां तक मैटर सॉल्व है ना। हाँ बेटा फिर से अगेन वही पुरानी कहानी लिखेंगे कि बाई अप्लाइंग गॉस लॉ, कलर चेंज कर ले रहा हूं बेटा, बाई अप्लाइंग गॉस लॉ, बेटा गॉस लॉ में अप्लाई कर रहे हैं, बाई अप्लाइंग गॉस लॉ। बेटा अगर मैंने गॉस लॉ अप्लाई किया, गॉस लॉ अप्लाई किया तो बेटा फॉर्मूला वहीं लिखा करो शुरू में, E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, शुरुआत वहीं से हमेशा। E डॉट डी ए बराबर, ये बेटा ये गोला क्या बताता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्लोज सरफेस से फ्लक्स, क्लोज सरफेस का फ्लक्स बताता है ये गोला। बच्चों देखो आगे चलो, देखो अब बेटा यहां तीन सरफेस है, गिनना, एक 1, एक 2 और एक 3। और बेटा तीनों सरफेस का एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है, तीनों सरफेस का एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है। बेटा इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, समझ में आ रहा है ना बेटा, इसका एरिया वेक्टर DA1 ऊपर है, इसका एरिया वेक्टर बेटा DA3 नीचे है, अरे बाहर वाला ही तो लेंगे ना हमेशा। बेटा इसका एरिया वेक्टर DA2 रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है बेटा, जैसे कर्व सरफेस है तो यहां पे DA का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहां पे DA का डायरेक्शन ऐसे होगा, स्फीयर की तरह ये भी बदलता जाएगा, यहां ऐसे है, यहां ऐसे है, यहां ऐसे है, यहां ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये DA लगातार बदलता जाएगा। लेकिन बेटा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा बताओ यहां ठीक है, तीन सरफेस है तो बेटा तीनों से अगर इस क्लोज सरफेस से मुझे फ्लक्स चाहिए तो इसका फ्लक्स अलग जोड़ना पड़ेगा, इसका फ्लक्स अलग जोड़ना पड़ेगा और इसका फ्लक्स अलग जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ूंगा तो ये क्लोज सरफेस वाला आ जाएगा। अब सुनो बेटा यहां एक आपको बात समझनी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैसा होगा, ठीक है ना। तो बेटा मैं इसका ऊपर से देख रहा हूं, इसको देखो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बेटा मैं ऊपर से देख रहा हूं, टॉप व्यू,
मतलब इस वायर के ऊपर चला गया और देख रहा हूं टॉप व्यू, तो टॉप व्यू देखूंगा बेटा तो मुझे ये वायर पॉइंट दिखेगा। अरे ऐसे करके वायर है, मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे ये पॉइंट दिखेगा ना, ये वायर मुझे पॉइंट दिख रहा है, ऐसे करके देख रहा हूं, पॉइंट दिखेगा बेटा। अच्छा, पॉइंट दिखेगा और ये इस तरह से मेरा गॉसियन सिलेंडर दिखेगा, गॉसियन सिलेंडर दिखेगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसे ऐसे निकल रही होगी, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी बेटा रेडियली आउटवर्ड हर तरफ, बेटा रेडियली आउटवर्ड हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, +1 कूलम रख के देखो किधर जाएगा, तो बेटा यहां रखोगे तो उधर भगेगा, यहां रखोगे तो इधर भगेगा, तो रेडियली आउटवर्ड इस तरह से जा रहा होगा। तो बेटा यानी बेटा ये अगर वायर है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से चक्र जैसा निकल रहा होगा, उस चक्र में स्पोक समझ लो, तीलियां हैं, तीलियों के जैसा निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ से, और ये चक्र इसमें फंसा होगा, ऐसे घूम रहा है, जैसे फिंगर वैसे ये फंसा होगा। समझ में आ रहा है बात बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या DA2 का डायरेक्शन, जो DA2 एरिया वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा? बेटा DA2 एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा। अरे बताओ ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेटा DA2 एरिया वेक्टर भी तो ऐसे ही होगा, बेटा DA2 भी तो ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और DA2 एरिया वेक्टर भी ऐसे है, समझ रहे हो? अब बताओ ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, अगर एक कर्व सरफेस है तो DA2 का एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0। अरे 0 बनेगा, 90 क्यों बनेगा बेटा? समझ में आ रहा है 0 क्यों बनेगा? बेटा ये कर्व है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, वायर ऐसे पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है और इस सिलेंडर के कर्व सरफेस से एरिया भी ऐसे निकल रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0। अच्छा ध्यान से देखना, अब बेटा देखो A1 वाले वेक्टर, देखो ऊपर वाले सरफेस से फ्लक्स कितना जाएगा, या पहले हम एंगल देख लेते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऊपर वाले का एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90। तो बेटा उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। अरे बस समझ रहे हो कि नहीं? और नीचे भी देख लो, एरिया वेक्टर ऐसे नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है बेटा, तो एंगल कितना है? 90, और नीचे वाले का भी फ्लक्स कितना आएगा? 0। आ रहा है समझ में ना? थोड़ा फील करोगे तो समझ में आएगा, विजुअलाइज बेटा, विजुअलाइज। तो देखो अब मैं थोड़ा कहानी बता चुका था, अब हमें लिखना है बेटा बस। अब देखो लिखते कैसे, तो अब मैं लिखूंगा बेटा, फाई नहीं लगाऊंगा अब की बार, क्योंकि बेटा क्लोज सरफेस के लिए नहीं लगा रहा, अब मैं लिखूंगा E डॉट DA1, E डॉट DA1। बेटा फाई क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि अब की बार सरफेस क्लोज नहीं है, प्लस E डॉट DA2 प्लस E डॉट DA3। E डॉट DA3, ठीक है? अब देखो बच्चों, E डॉट DA3 इज इक्वल्स टू Q इन, इज इक्वल्स टू Q इन। अब ध्यान से पहले Q इन समझाते हैं बेटा। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आएगा तो इस सिलेंडर के अंदर इस वायर का कितना लेंथ आएगा बेटा? इस वायर का कितना लेंथ आएगा इस सिलेंडर के अंदर? L लेंथ के। बेटा इस सिलेंडर के अंदर L लेंथ का आएगा ना ये वायर। तो बेटा एक बार बताओ, यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या है? लैम्डा। तो बेटा L लेंथ पे चार्ज क्या होगा? L लैम्डा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? एक आम का दाम पता है, 10 आम का पता करना, मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज अगर लैम्डा है तो L लेंथ के ऊपर कितना होगा? लैम्डा L। और इस सिलेंडर के अंदर कितना लेंथ आ रहा है? L। तो बेटा यहां कितना हो जाएगा? लैम्डा L, और नीचे बेटा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है बेटा? क्लोज सरफेस देखो क्यों नहीं है बेटा, ये अभी जब ई इसकी बात कर रहा हूं मैं, EDA1 की, तो बेटा मैं बस प्लेट की वजह से निकाल रहा हूं, ऊपर वाले ढक्कन की वजह से निकाल रहा हूं। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, तो ये कर्व सरफेस से निकाल रहा हूं, और जब इसकी बात कर रहा हूं तो नीचे वाले ढक्कन से निकाल रहा हूं। हाँ, अब इन तीनों को मिला दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा ना?
तो अगर क्लोज है, ये क्लोज था, ये पूरा सिलेंडर क्लोज है, लेकिन क्लोज सिलेंडर को 3 पार्ट में तोड़ सकता हूं ना। एक ऊपर वाला ढक्कन, ऊपर वाला ढक्कन क्लोज नहीं है, क्लोज सरफेस नहीं है, तो उसके वजह से फ्लक्स अलग कर लिया, कर्व सरफेस से फ्लक्स अलग निकाल दिया, और नीचे वाले ढक्कन से फ्लक्स अलग निकाल दिया। अब ये तीनों का फ्लक्स अगर मिलेगा तब क्लोज बन जाएगा। तो इसी को तो तोड़ा है मैंने, इस सिलेंडर को ही तो तोड़ा है ना बेटा। इन तीनों को जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए इसमें क्लोज नहीं लगाया है, क्योंकि बेटा ये ढक्कन खुला हुआ है, ये प्लेट है बस। ये क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया है, खाली ऊपर नीचे से खुला हुआ सिलेंडर है। और ऐसे समझ में आ रहा है? अब सुनो बच्चों, यहां लिखने का तरीका समझ तो आप गए हो। ई डॉट डी एल, ई डी ए, तो बेटा ई इंटू डी ए दिखाना पड़ेगा, ये थ्योरेटिकल एग्जाम देना है हमें। ई डी ए बेटा एंगल बताओ, ए और ई के बीच में 90। बेटा ए वाला वेक्टर ऊपर था ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था ना, एंगल कितना 90, तो बेटा यहां लिखोगे cos 90, दिखाओगे। फिर बेटा यहां कितना ई डी ए टू, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, एंगल कितना होगा cos 0 डिग्री। समझ में आ रहा है बेटा? फिर प्लस ई डी ए थ्री, एंगल बोलो बेटा cos 90 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो बेटा ये दोनों जीरो हो गए, अरे जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो, बेटा ये भी जीरो हो गया, तो मेरा फाइनल बचा क्या? बीच वाला बचा बेटा, तो बीच वाला बचा, तो यहां क्या लिखूंगा ई डी ए टू, ई डी ए टू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, ये दोनों जीरो हो गए बेटा, क्योंकि cos 90 मल्टीप्लाई में था, ये बीच में आ गया ई डी ए। अब सुनो बेटा, फिर से ई को बाहर ले लोगे, और अंदर क्या बचेगा डी ए टू, और यहां क्या बचेगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर क्यों लिया? क्योंकि ई कांस्टेंट था इस सिलेंडर के लिए, क्योंकि सिलेंडर के सेंटर से जा रहा था, तो कोई भी कर्व सरफेस पे हिस्सा लोगे तो वो समान दूरी पे है इस बीच वाले पॉइंट चार्ज से, बीच वाले लाइन से, तो बेटा यानी सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो बेटा कांस्टेंट था, ई कांस्टेंट है बच्चों, कैसे बाई सिमेट्री, ये लिखोगे यहां पे बिकॉज ई इक्वल टू कांस्टेंट वाई बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। अब बेटा देखो, अगर डीए को छोटा छोटा जोड़ते जाओ, डीए छोटा छोटा जोड़ते जाओ, तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस बनेगा कि नहीं? तो बच्चों सिलेंडर के कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, लेकिन हमने एच की जगह क्या लिया है एल, तो बेटा ये कर्व सरफेस का एरिया टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो बेटा उसी को नीचे लिखेंगे थोड़ा सा हम लोग, तो बच्चों E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा एल से एल काट दो, और कटना भी चाहिए था क्योंकि हमने अपनी तरफ से माना था, ये फाइनल रिजल्ट में आना नहीं चाहिए था। तो बेटा यहां से E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ लिख सकते हो बेटा, इसको आप और क्या लिख सकते हो 2k लैम्डा बाई आर, नॉट k लैम्डा बाई आर। बेटा 4 बनाना पड़ेगा ना यहाँ आपको k लिखने के लिए। बेटा यहाँ 2k कैसे है, यहाँ 4 बनाओगे ना, अगर k लिखना तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, तो 2 से ऊपर भी करोगे ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k हो गया, तो 2k लैम्डा बाई आर हो गया। अगर आपको ऐसे लिखना है 2k लैम्डा बाई आर। अरे बस हो रहा है, ठीक है डन कर लिया। चलो नेक्स्ट, चले आगे बच्चों, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो आराम से लिख लो। तुम बताओ तुमने तो पढ़ा है, यू कितना बचा है?
तुम बताओ और क्या बचा है? एक इनफाइनाइट सीट बची हुई है, और बताओ, और एक बचा हुआ है स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल हॉलो सरफेस बचा हुआ है, दो बचा हुआ है। बोलोगे तो सॉलिड भी करा देंगे। अरे कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा। हो गया बच्चों, डन, लिख लिया? समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। चलो अब तीसरा लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, वैसे तो 5 लेकिन 4 कराएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट। अभी मुझे गॉसियन, गॉस लॉ की प्रॉपर्टीज भी कुछ आपको बताना है, प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट। अब सुनो बच्चों, एक बात और बताता हूं, इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव वर्ड। इनफाइनाइट क्या है? एक रिलेटिव वर्ड है। जैसे बच्चों, आपका हथेली आपके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया के लिए इनफाइनाइट सरफेस है, समझ में आया कि नहीं? तो जैसे बेटा अगर 1 मीटर का वायर हो, 1 मीटर का वायर हो, तो बेटा अगर उससे मैं 1 mm दूरी पर, 1 mm दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो मैं इस वायर को क्या ट्रीट कर सकता हूं? इनफाइनाइट। अरे बात समझ रहे हो ना बच्चों? जैसे अगर ये सीट, ये अभी ये बोर्ड है, इस बोर्ड से 1 माइक्रोमीटर आगे डिस्टेंस लू, तो ये बोर्ड क्या समझ में आएगा? इनफाइनाइट। अरे बात समझ रहे हो ना? तो अगर मैं इनफाइनाइट सीट पढ़ा रहा हूं तो मत बोलो कि सर रियल लाइफ में तो होता ही नहीं, आप पढ़ा कैसे रहो? होता है, लेकिन ये रिलेटिव टर्म है, समझ में आया ना बच्चों? तो देखो यहाँ पे क्या है, एक इनफाइनाइट प्लेट ले लेते हैं। अभी इनफाइनाइट कह रहा हूं लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, उसको समझ रहे हो ना बात आप लोग? मैं इनफाइनाइट कह रहा हूं बस इसको। बेटा प्लस 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 प्लस, इसके ऊपर पूरा चार्ज फैला हुआ है, फैला हुआ है बेटा। इसमें आपने एक डेंसिटी पढ़ी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा इसका क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। बच्चों सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये क्या बताता है? ये बताता है बच्चों कि यूनिट एरिया पे क्या चार्ज है। ये क्या बताता है? यूनिट एरिया पे क्या चार्ज। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पे भी हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो देखो मैं यहां पे सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेता हूं। बेटा मैं यहां क्या ले लेता हूं? सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब बोलोगे सर ये सिलिंड्रिकल तो दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना सिलिंड्रिकल? अब इसको साइड से देखो। बेटा जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड में एक सिलेंडर लू, आर पार कर दूं, आर पार कर दूं, तो सामने से देखोगे तो यही तो दिखाई पड़ेगा। अरे इस बोर्ड में एक सिलेंडर को आर पार कर दूं, तो सामने से देखोगे तो ये दिखाई पड़ेगा ना, दिखाई पड़ेगा कि नहीं? साइड से देखो, इसका जब साइड व्यू देखोगे, साइड व्यू, तो बेटा साइड व्यू आपको क्या दिखाई पड़ेगा? साइड व्यू ऐसे साइड से देखोगे तो ये आपको, साइड व्यू देखोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? साइड व्यू देखोगे तो इस तरह से एक प्लेन सीट दिखाई पड़ेगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बेटा अगर मैं इस बोर्ड को यहां से देखो, इधर से, तो मुझे को एक लाइन दिखाई पड़ेगा ना, इधर से एक लाइन दिखाई पड़ेगा ना। तो बेटा ये लाइन जब दिखाई पड़ेगा तो इसमें एक गॉसियन सरफेस आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। बोलो, अब समझ में आ रहा है? साइड से देखने पे ऐसा दिखाई पड़ेगा। बेटा इसमें भी 3 सरफेस, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। बेटा ये देखो ये प्लस चार्ज है। अरे सीट तो नहीं समझ रहे ना इसको, सॉरी लाइन तो नहीं समझ रहे ना? चल रहा है सर, चल रहा है, खींच रहा हूं बस, छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। चलो ये तो कर लो, ये वाला कर लो कि नहीं? सही में? तो
कल फिर एक्स्ट्रा क्लास होगी फिर। हाँ ठीक है, इसको नोट कर लेना, यहाँ तक नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा तुम लोग को होमवर्क मिल गया, सीट मिल गया? करणवीर होमवर्क कर लिया बेटा कि नहीं किया है? सर अरे किया है, ग्रुप में भेज टेबल दूंगा नहीं आपको है, अभी। भेज देना। दीक्षा करण भेज देना बेटा, आरुष यस भेज सर। देना। सर वही था ना, जो 2 DPP की PDF भेजी थी आपने, और 26 to 30 क्वेश्चन था। ठीक है, आवाज नहीं, शोर ज्यादा हो रहा है, मुझे मैसेज कर देना कल। ओके सर। ठीक है, ठीक है बेटा। दीक्षा होमवर्क किया बेटा? यस सर। भेज देना मुझे। बाकी ओके एमसीक्यू सर। में आगे करते रहना बच्चों, ठीक है ना? एमसीक्यू में आगे करते रहना, मत छोड़वा रहा हूँ बेटा। मैं पीडीएफ वापस भेज दूंगा, ठीक है आरुष? ठीक है बेटा। रसिका? यस सर। ओके बेटा, बाय बाय। अरे कमल सर, आप मैसेज जाते हैं क्या? ऐसे जाते हैं क्या? अच्छा ठीक
सर आज एसी चलाया था लेकिन कल